दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल सप्लाई रूट हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर समुद्र में बिछी माइन से टकरा गए, जिससे दोनों में भीषण विस्फोट और आग लग गई। IRGC का आरोप है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से झूठ बताया। और इसी बीच अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ढांचे पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों में सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने भी आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन में दाखिल हो जाएगा और वहां पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस बयान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के चाबहार पोर्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान का कहना है कि पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान हुआ है, जहां से व्यावसायिक जहाजों की निगरानी की जाती थी। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पूरी तरीके से सुरक्षित है। अमेरिकी सेना के हमले में इस टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं ब्रिटेन ने भी ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। ब्रिटिश सरकार ने IRGC को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। इसे ईरान पर पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर विस्फोट, लगातार एयर स्ट्राइक, खाड़ी देशों को खुली चेतावनी और दोनों पक्षों के जवाबी दावों ने साफ कर दिया है कि संघर्ष अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या तनाव यहीं थमेगा या फिर ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के दौरे पर है आज योगी आदित्यनाथ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का उद्घाटन करेंगे और डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर से भी मिलेंगे और हाईटेक कंट्रोल सेंटर से होगी 24 घंटे की निगरानी। आपदा से निपटने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी और कैसे इस व्यवस्था को और मजबूत करना है, इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से मंथन भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 में सुबह 10:30 बजे CM योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, जहां CM पहुंचेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस आपदा प्रबंधन सिस्टम की शुरुआत होगी। नए मुख्यालय में 24 घंटे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर की व्यवस्था होगी। इसके जरिए प्रदेश में आपदा की स्थिति पर बेहतर निगरानी और तेजी से राहत बचाव कार्यों को अंजाम दिया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये नई व्यवस्था प्रदेश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाएगी। तो आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं और ऐसे में आज अधिकारियों के साथ मंथन भी करने वाले हैं। आने वाले समय में कैसे इस पूरे सिस्टम को और मजबूत करना है, इस पर भी सरकार का मेन फोकस रहने वाला है। हाईटेक कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी भी रखी जाएगी। तो आपदा से निपटने की व्यवस्था होगी और मजबूत और CM योगी आदित्यनाथ बाकायदा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो CM योगी आदित्यनाथ का लखनऊ का दौरा है, जहां हाईटेक आपदा प्रबंधन मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यूपी को आपदा प्रबंधन की नई सौगात CM योगी आदित्यनाथ देंगे और लखनऊ में खुलेगा हाईटेक आपदा प्रबंधन मुख्यालय, जिसका उद्घाटन खुद प्रदेश के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और 10:30 बजे
पीएम मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर की ये बड़ी सौगात मिलेगी और हाईटेक कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी भी रखी जाएगी। तो हर एक सिस्टम को मुख्यमंत्री चेक करेंगे, अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। आपदा से कैसे निपटना है, इसको लेकर खास व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर की ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। खबर अमेठी से है। अमेठी नहर से बोरे में बंद युवक का शव मिला है। जंजीर और पत्थर से बंधा मिला शव, और शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप है। एसओजी टीम ने शुरू की है जांच। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमेठी से ये सनसनीखेज खबर है, जहां नहर में बोरे में बंद एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जामो थाना क्षेत्र के बंधवा गांव के पास शारदा सहायक खंड 49 नहर में ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में एक बोरा देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को बाहर निकलवाया तो उसमें एक युवक का शव मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। उसे लोहे की जंजीर और भारी पत्थर से बांधा गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसओजी टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान समेत पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। तो अमेठी का ये पूरा मामला, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है और मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी शिनाख्त में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अमेठी नहर से बोरे में बंद एक अज्ञात युवक का शव मिला है और शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। थाना जामो का ये पूरा मामला, जहाँ सूचना मिलते ही एसओजी की टीम, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाने की कोशिश और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। मृतक की पहचान की जा रही है। असम के मार्गेरिटा में बाढ़ का बड़ा खतरा जो है वो देखा जा रहा है। बूढ़ी दिहिंग नदी उफान पर है। तटबंध पार कर रहा पानी कई गांव पर मंडरा रहा है जल भराव का खतरा। तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कई गांव पर जल भराव का संकट फिलहाल मंडरा रहा है और आपको बता दें कि एहतियातन कई इलाकों को खाली करवा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि फिलहाल नदियों नालों से दूरी बनाकर रखें। तो असम के मार्गेरिटा में बाढ़ जैसे हालात, बूढ़ी दिहिंग नदी उफान पर है। तटबंध पार कर लोगों के कई घरों तक पानी समा चुका है। कई गांव पर फिलहाल इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए कई गांव से संपर्क भी टूट चुका है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो असम से खबर है, लगातार भारी बारिश की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बीच जो है लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित।
अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। न हदों में सच सिमटता है, न सवालों पर पहरे लगते हैं। हर मुद्दे की आवाज बनना, हर बेबस को जुबान देना। मैं तोड़ता हूं सवालों के ताले, मैं जोड़ता हूं जवाबों की जोड़, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आवाज उठती है। मैं उठाता हूं राष्ट्र की आवाज। मैं हूं प्रवीण तिवारी, मुझसे मिलिए न्यूज इंडिया 24/7 पर। to 7 पर बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। जानकारी के साथ जुड़े और मैं आपके साथ नरेंद्र रामपुर के मामले में स्थान पर पूरी तरह से न हदों में सच सिमटता है, न सवालों पर पहरे लगते हैं। हर मुद्दे की आवाज बनना, हर बेबस को जुबान देना। मैं तोड़ता हूं सवालों के ताले, मैं जोड़ता हूं जवाबों की जोड़, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आवाज उठती है। मैं उठाता हूं राष्ट्र की आवाज। मैं हूं प्रवीण तिवारी, मुझसे मिलिए न्यूज इंडिया 24/7 पर। खबरों के बाजार में शोर बहुत है, पर सच कहीं दब सा गया है। मैं लेकर आ रहा हूं ईमानदार और सच्ची खबर। मैं न पक्ष चुनूंगा न विपक्ष, न इधर जाऊंगा न उधर। जैसी खबर वैसी पहुंचेगी आपके घर। देखिए 16 आने सच मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे न्यूज इंडिया पर।
संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर दी जाएगी जानकारी। टीएमसी के बागी सांसदों को भी न्योता। राजौरी में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हाई अलर्ट। एलओसी पर गोलीबारी घुसपैठ की कोशिश का दावा। पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और निगरानी तेज। खराब मौसम की वजह से आज से अमरनाथ यात्रा पर रोक। दोनों मार्गों पर आवाजाही बंद। मौसम और सुरक्षा समीक्षा के बाद ही यात्रा दोबारा होगी शुरू। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका जंग। ईरान का दावा, आईआरजीसी के हमलों में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तबदार 10 में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने चोरी की बात कबूली है। पूछताछ में टिन्नू की भूमिका की जांच जारी है। अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक, तो एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कुछ और भी खुलासे होते हुए आरोपी मनीष यादव ने पूछताछ के दौरान चोरी की बात को स्वीकार करने का दावा किया है। तो वहीं देखिए, जांच में सामने आया कि नौकरी लगने के कुछ ही समय बाद से ही चोरी की वारदात शुरू होने की बात कही जा रही है। आरोपी ने चोरी की जानकारी टिन्नू नाम के व्यक्ति को देने और चोरी के पैसे से भंडारा कराने की बात भी कही। तो इसके अलावा जमीन में निवेश करने की बात स्वीकार करने की जानकारी भी सामने आई है। तो मनीष के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी बीच अयोध्या की मणिराम दास छावनी में आज ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसमें 6 जुलाई की बैठक की कार्रवाई, समितियों के पुनर्गठन और एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से चढ़ावा चोरी मामले में मनीष का कबूलनामा सामने आता हुआ। मनीष ने चोरी को कबूला कि टिन्नू की भूमिका पर भी जांच लगातार होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक नए खुलासे होते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे। आरोपी मनीष यादव ने चोरी की बात को कबूल कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए थे, उनमें भी साफ साफ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी और उसके बाद से ही पिक्चर क्लियर था कि इसमें टिन्नू यादव, मनीष की संलिप्तता है। और ऐसे में अन्य कौन से लोग हैं जो उसका साथ दे रखे गए, इसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से आरोपी मनीष यादव ने चोरी की बात कबूली और जिस तरीके से राम मंदिर समिति ट्रस्ट की तरफ से बैठक हुई थी 6 जुलाई को, उसके बाद से आज फिर बैठक होगी। उन तमाम बातों को लेकर आज भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। शक्ति मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शक्ति, आज एक बैठक होनी है जिसपे पुरानी बैठक को लेकर, पिछली बैठक को लेकर चर्चाएं होंगी, साथ ही जिस तरीके से नए आरोपों की बातें सामने आ रही है वो भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे ये बैठक होती हुई? शक्ति जी देखिए, बैठक की बात करें तो अयोध्या के पहले हम मौसम की बात करें, क्योंकि देखिए अयोध्या का मौसम जो है वो अब बारिश का मौसम है और ट्रस्ट की बैठक जो है वो भी चालू होने वाली है। तकरीबन 11 बजे उसकी ट्रस्ट की बैठक जो है वो समय उसका दिया गया है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा हो सकता है क्योंकि जब लोग आने शुरू होंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खराब दिख रहा है अयोध्या का, बारिश का माहौल है यहाँ पर। तो इसमें ट्रस्ट की भी बैठक जो है वो बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि देखिए बैठक में अब क्या कुछ निर्णय है, क्या कुछ निर्णय पे सवाल किए जाएंगे, राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ नया किया जाएगा और जो सीईओ के पद पे है उस पे भी विचार विमर्श किया जा सकता है। और भी सारे मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श करके और चीजों को देखेंगे। और बात करें अगर हम जो राम मंदिर मुख्य आरोपी टिन्नू यादव की, तो कल उनके घर पे जिस तरीके से 39 घंटों की रिमांड ली गई है। और हम बात करें वही टिन्नू यादव के धर्मपत्नी की, उनके आवास पर ताला लग गया है और उनकी पत्नी गायब दिखाई पड़ रही हैं। तो जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, तो पुलिस जो है वो भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर उनकी पत्नी जो थी वो कहाँ गई और उनकी भी जांच की जा रही है। और अगर बात करें तो देखिए इस मोड़ में एक नया खुलासा और सामने आया है। चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका
पर जांच जो है वो तेज हो सकती है। जी। सुभाष श्रीवास्तव की नियुक्ति और संपर्कों में महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जो हैं उनकी भूमिका हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई बार सीडीआर में उनसे बात भी हुई है और जो कमलेश श्रीवास्तव है महानगर अध्यक्ष बीजेपी के, उनके रिकमेंड पे ही सुभाष श्रीवास्तव जो है उनको रखा गया था राम मंदिर में। तो कहीं ना कहीं अब सुभाष श्रीवास्तव से भी जो पूछताछ का दौर है वो भी जारी होगा और उनकी भूमिका देखी जाएगी कि क्या कुछ उनकी भूमिका रही उसमें। देखिए अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे नए नए खुलासे जो हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं और उसमें अगर हम बात करें खुलासों की तो लगातार कुछ ना कुछ नए चीजें खुल के सामने आ रही हैं। अब देखिए एक नई कड़ी और जुड़ गई है जहां पर कमलेश श्रीवास्तव जो हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के अयोध्या के, उनके भी तार जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पुलिस उनसे भी डिमांड लेगी, उनसे भी पूछताछ करेगी, पूछताछ का दौर उसे भी चलेगा और फिर अब ये देखा जाएगा क्या कुछ नया सामने जो है वो निकल के आ रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं जो उनसे कनेक्ट कर रही हैं और कैसे इन जो राम मंदिर में चोरी की कवायद चालू की गई, तो किस तरीके से प्लान बनाया गया, कब से प्लान बनाया गया और कैसे भूमिका रही जो बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष, तभी बीजेपी के जो भी पदाधिकारी थे या फिर जो लोग थे वो चुप्पी साधे क्यों कर बैठे थे। बिल्कुल शक्ति, तो कुल मिलाकर देखिए ये जो पूरा मामला है इसको डिकोड करना है और इसी डिकोडिंग के लिए तमाम टीमें जो है गठित की गई हैं, जांच जारी है। लेकिन शक्ति जो आज बैठक होनी है उसमें ऐसी भी बात है कि एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। आप ये बताइए कि जब एसआईटी रिपोर्ट की बात ये कही जा रही कि डायरेक्ट जो है उसकी पेशी जो है कोर्ट में होगी, तो फिर उस पर चर्चा किस बात की? जब रिपोर्ट में क्या कुछ है इस बात का खुलासा किया ही नहीं जाएगा तो फिर कैसी चर्चा इस बैठक में? देखिए ये जो रिपोर्ट है एसआईटी की वो तो ट्रस्ट को पता ही है कि क्या कुछ रिपोर्ट बनी है, क्या कैसे बनी है, क्योंकि देखिए उनको पदाधिकारियों को सारी चीजें पता रहती है क्योंकि कैसे बड़े लोगों को जो है जिन पे आरोप लग रहे थे उनको बचाना है। अब देखिए अभी तक तो बहुत बड़े नाम सामने आ रहे थे लेकिन अचानक में देखिए इस समय का जो सन्नाटा है वो जो बड़े नाम जिनके आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे लोग गायब हो गए, आरोप लगाने वाले, सब कुछ एकदम शांत हो गया है माहौल। देखिए ये जो इसको गुमराह करने की जो साजिश चल रही थी, राम भक्तों को जो गुमराह किया जा रहा था, आखिर वो उसमें कामयाब कहीं ना कहीं हो गए हैं क्योंकि रिमांड पे रिमांड ली जा रही है। और फिर अगर हम बात करें तो जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी थे जो सम्मिलित थे उनको किनारे कर दिया गया है। चाहे हम अनिल मिश्रा की बात करें तो अनिल मिश्रा सीन से गायब दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं और भी जो भी पदाधिकारी थे उनके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ट्रस्ट एसआईटी पर क्यों बहस करेगी? देखिए बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि एसआईटी की जांच तो अलग है और ट्रस्ट की बैठक जो है वो अलग है। वो राम मंदिर के मुद्दों पे बात करेगी ना, कि ना कि क्या नाम है एसआईटी के उन सवालों पर विचार विमर्श करेगी और वो सवाल उनको क्यों दिए जाएंगे, वो तो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए है। तो मंडे का टाइम मिला हुआ है जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियां जो है जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि आखिर ट्रस्ट जो एसआईटी की जांच हुई है वो तो ट्रस्ट के पास गई कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है क्योंकि जिनके ऊपर जांच चल रही है उन्हीं को वो रिपोर्ट बता दी जाएगी, हाँ नहीं आपके पास में ये आपके ऊपर ये चीजें लगी हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो उठता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो तस्वीरें शाम तक क्लियर होंगी, क्या कुछ ट्रस्ट के द्वारा निकल के सामने आता है। तो जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में क्या कुछ उन्होंने नया निर्णय लिया है, किस तरीके से नई चीजों को उन्होंने स्थापित किया है और राम मंदिर को फिर से कैसे नए तरीके से किसी की एंट्री ना हो। अब पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों पर इतना स्ट्रिक्ट रूल्स ले आए हैं कि राम मंदिर के आसपास भी पत्रकार नहीं भटक सकते। आखिर जग जाहिर तो हो ही गया है। फिर से अब क्या है कि वो मतलब चोरी की जो वारदातें हैं वो लगातार चलती रहेंगी, उसको कैसे छुपाया जाए। और देखिए पारदर्शिता की तो बात छोड़ ही दीजिए, छुपाया कैसे जाए इस पे चर्चा हो रही है और इस पे गहन चर्चा कर रहे हैं कि जो हम नाम बदनाम हो गया है उसको कैसे हम सही करेंगे। आपको बिल्कुल शक्ति, तो देखिए कुल मिलाकर ये है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कुछ नामों को दबाने की, छुपाने की, लेकिन ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या खुलासे हैं उस पर भी सभी की नजरें हैं। शक्ति, आज जब ट्रस्ट की बैठक होनी है इसको लेकर विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? क्योंकि विपक्ष देखिए लगातार जो है सरकार का भी घेराव कर रहा है और जो इस ट्रस्ट में तमाम पदाधिकारी हैं उनका भी घेराव कर रहा है और विपक्ष का यही कहना है सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है।
ये देखिए, जो विपक्ष कह रहा है कहीं ना कहीं उसका कहना बहुत सही है। जो बात है यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था, जो लोग कह रहे थे, वो बात सामने सही में निकल के आ रही है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आम आदमी भी जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका भी यही कहना रहता है, बड़ी मछलियों को तो बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को फंसा दिया गया है, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी। क्योंकि भूमिका देखिए, जो नेतृत्व करता है वही बताता है, तभी छोटे लोगों की हिम्मत होती है काम करने की। नहीं, इतना बड़ा राम मंदिर कहीं अगर आम आदमी जाता है तो बाहर की मैं बात करता हूँ, बाहर में इतनी बैरियर की चेकिंग होती है कि कुछ कहने लायक नहीं। तो इस राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बताई जाती है, 24 घंटे एआई कैमरे निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा राम मंदिर की सबसे भीषण सुरक्षा बताई जाती है कि वहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो परिंदा पर नहीं मारे तो ये तो सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं कि अगर परिंदा पर नहीं मारता है तो इतनी बड़ी चोरी कैसे हो जाती। तो कहीं ना कहीं जो उसकी देखरेख में थे उनके द्वारा ये उनकी संलिप्तता के बिना तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो कोई कुछ भी कहे, देखिए ये इतने शार्प माइंडेड लोग हैं कि इस तरीके से उन्होंने किया क्योंकि उनको भविष्य पता था। वो बिल्कुल शक्ति, और देखिए अब ऐसे में कोई कितना भी शार्प माइंडेड हो, एक ना एक दिन पाप का घड़ा सबका फूटता है और उसी का इंतजार जो है सभी लोग कर रहे हैं कि कब इनके भी पाप का घड़ा फूटे और अब जो है तमाम बातें सामने आए। मेरे साथ आप लगातार बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है। टिन्नू यादव, मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर, जिसमें टिन्नू के अयोध्या स्थित घर पर ताला लगा मिला। पत्नी और बेटे के घर से जाने की जानकारी सामने आई है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आते हुए टिन्नू यादव को लेकर कि उनके घर पर ताला लगा हुआ मिला है और ऐसे में अब देखना होगा कि घर पर ताला है तो जांच में पुलिस की तरफ से क्या कुछ तमाम बातें सामने आती है। तो पत्नी और बेटे के घर से जाने की जानकारी सामने आते हुए तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यह बड़ा अपडेट सामने आता हुआ नजर आता हुआ। टिन्नू यादव, मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर कई पूछताछ की गई और इसी बीच जो टिन्नू का अयोध्या में स्थित घर है वहां पर ताला लगा हुआ मिला है। पत्नी और बेटे के घर से जाने की जानकारी, जांच में पुलिस जुटी हुई है पता लगाने की कोशिश कि आखिर पत्नी और बेटा कहां चले गए। तो देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम बातें सामने आई, उसके बाद से टिन्नू यादव के घर पर पहले भी पूछताछ की गई थी, पहले भी जांच की गई थी कि कहीं और उसके घर से कैश बरामद हो जाए। आसपास के इलाकों से भी पूछताछ हुई थी, उनसे भी बातचीत की गई थी और अब वापस से जब पुलिस छानबीन के लिए पहुंची तो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि घर पर ताला लगा हुआ है और अब देखना होगा कि ताला लगा होने के बाद जो है ये मामला और कहां तक बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए अगर टिन्नू यादव वाकई में ही सही था तो घर पर ताला नहीं लगा होता। हालांकि हो सकता है कि डर के मारे या फिर पत्नी और बच्चा जो है वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो और इसीलिए उन दोनों ने घर को छोड़ दिया है। हालांकि टिन्नू यादव अब जिस तरीके से इस मामले में आरोपी साबित हुआ है उसके बाद से कई ऐसी बातें जो है उसके घर से और भी अभी पता लग सकती है और इसीलिए पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। लेकिन पत्नी और बेटा दोनों वहां पर मौजूद नहीं, घर पर ताला लगा हुआ मिला, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करते हुए घर में गेट पर ताला लगा हुआ नजर आया है। तो देखिए टिन्नू यादव बहुत ही शातिर, उसने जो है गाड़ी भी खरीदी थी तो अपने नाम पर नहीं अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीदी ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना है। इसी के साथ जो है इस पैसे को हेरफेर करने के लिए भी उसने कई प्लान बनाए थे कि अलग अलग कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे को एक जगह एकत्रित नहीं करना ताकि उससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके बाद जो जमीन खरीदी को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। सब कुछ में कहीं ना कहीं टिन्नू यादव की भी भूमिका है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मनीष यादव, इसकी भी भूमिका बहुत बड़ी इसमें बताई गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कैसे आगे कार्रवाई होती है, क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शक्ति मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, जिस तरीके से अब इस जांच में आगे देखने को मिल रहा कि टिन्नू यादव के घर पर ताला लगा हुआ मिला है, इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान, क्या पत्नी और बेटे को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है अभी तक? नहीं, देखिए टिन्नू यादव के घर पे ताला लगना लाजमी था क्योंकि जिस तरीके से उनसे पूछताछ चल रही थी, पूरे विश्व स्तर में बदनामी हो गई थी। तो उस बदनामी को झेलते झेलते उनकी जो घर वाले थे, क्योंकि लगातार उनके यहाँ जो प्रेस वाले थे वो जाते थे, आस पड़ोसी के लोग जो थे वो लगातार पूछते थे। तो इन सारी चीजों से लगता है
फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने ताला लगा कर यहाँ से जाना ही उचित समझा। क्योंकि देखिए जब इतनी बड़ी बदनामी हो गई पूरे अयोध्या में, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो शान से रहते थे, वहां पर इतना बड़ा कलंक लग गया। तो जब हम लोग भी पहुंचे थे वहां पर, तो उनकी वाइफ जो थी टिन्नू यादव की, वो लगातार बात करने से मना करती थी और अंदर से बस यही बोलती थी कि हमने टिन्नू यादव की कोई गलती नहीं है, उनको फंसाया गया है। और क्या नाम है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो कुछ बदली हुई दिखाई पड़ती हैं। वो लगातार बोलती थी कि हम मीडिया में सारी बात बताए, लेकिन हमारी बातों को दिखाया नहीं गया, और भी चीजें हैं, इसलिए हम किसी से बात करना नहीं पसंद करेंगे। तो आसपास के लोग जो थे वो भी जाया करते थे, क्योंकि देखिए बड़ा चर्चित मामला है। तो जो भी पहुंचता था, जो भी बात की मीडिया पहुंचती थी, लगातार टिन्नू के घर को ढूंढते हुए उनके घर पे पहुंच जाती थी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, बदनामी से बचने के लिए, बदनामी तो हो ही गई थी, लेकिन कुछ बची कुछ चीज जो भी थी, तो उन्होंने ये सोचा कि घर हम बंद करके कहीं और चले जाएं। लेकिन एक ये भी हो सकता है फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में क्या पता कहीं कुछ गलत कदम ना उठाने के लिए चली गई हो, ये भी हो सकता है। देखिए जब तक जानकारी पूरी ना हो जाए, तो इसीलिए पुलिस भी जांच में जुट गई है कि कहाँ वो लोग गए हैं, किस जगह पे वो लोग चले गए। क्यों देखिए जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बड़ा मामला चल रहा है। और देखिए अब ऐसे में बेटे और पत्नी जो है वहां से गायब हैं, ये भी हो सकता है कुछ ऐसे सबूत भी वो लेकर वहां से चले गए हों। हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी है, तो इस वजह से भी वो वहां से जा सकते हैं। इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारियां दी जाती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति। और चलिए अब खबरों में बात करते हैं अगली खबर की, जिसकी चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती रहती है और देखने को भी मिलती है, जिसका दावा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार राहुल गांधी से डरती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में ये बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट बताता है कि मसला अगर जनहित का हो तो विपक्ष के नेता का एक्शन मैटर करता है। धामी ने अपने एक पोस्ट में एक्शन लेटर कांग्रेस के हाथ से ये तमाम जानकारियां। इसी बीच देहरादून ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां पर 4x6 लेन पर पेड़ों की कटाई रोकी गई है। सीएम धामी ने रोक के निर्देश दिए गए, तो पर्यावरण और जन भावनाओं पर जोर दिया गया। सहमति के बाद की आगे बढ़ेगी परियोजना, ऐसी जानकारी। तो देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों की आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास के साथ जन भावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों का पूरा सम्मान किया जाएगा और सभी पक्षों से सहमति बनने के बाद ही परियोजना पर आगे फैसला लिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए भी नजर आए हैं और उन्होंने कह दिया है कि सहमति के बाद से ही परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देहरादून ऋषिकेश 4x6 लेन पर पेड़ों की कटाई को रोका गया है। पेड़ों की कटाई को लेकर काफी लोग चिंतित नजर आ रहे थे। इसको लेकर आपको बता दें, कई लोगों ने रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड की है। कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर रील अपलोड की। अगर मैं बात करूं राघव जुएल की, जो कि एक एक्टर हैं, डांसर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक रील सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये पोस्ट किया कि देखिए क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। और अब इसी को लेकर सीएम धामी ने रोकने के निर्देश दे दिए। तो पर्यावरण और जन भावनाओं पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है उसके ऊपर लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसके बाद से धामी सरकार ये एक्शन लेती हुई कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए देहरादून ऋषिकेश रोड पर सियासी घमासान होता हुआ पेड़ कटाई के विरोध में उतरे लोगों से राहुल गांधी मिले हैं। प्रदर्शनकारियों की गुहार है कि पेड़ बचाइए, सांस बचाइए। राहुल ने समस्याएं सुनी, मदद का भरोसा भी दिया। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को बनाने के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को विश्वास दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो देहरादून ऋषिकेश सड़क परियोजना को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। देहरादून से लौटते वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेड़ों की कटाई का विरोध
विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद नजर आ रहे थे, उनका सहयोग करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए। लोगों ने राहुल गांधी से गुहार लगाई कि पेड़ बचाया जाए, क्योंकि ये हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। तो इस दौरान राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनी और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है समर्थन में खड़े हुए नजर आए थे और जिस तरीके से पेड़ों की कटाई पर प्रदर्शनकारी वहां पर अपनी मांग करते हुए नजर आए, अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, उस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आप जिस तरीके से जिस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रखे गए वो बिल्कुल सही है। तो देखिए इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, क्योंकि लोग जो हैं भारी तादाद में इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए, चिंता व्यक्त करते हुए और उत्तराखंड में जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही थी उसके बाद से लोग इससे बेहद आहत। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी को देखते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी लोगों के समर्थन में उतर आए और अब सीएम धामी ने इस पर रोक लगा दी है। तो देखिए पेड़ों की कटाई जो है वो वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन जब विकास होता है तो ऐसी समस्याएं आती है और ऐसे में लोगों को हर तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन देखना होगा कि अब क्या कुछ तरकीब प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर निकाली जाएगी। भोपाल से इसी बीच बड़ी खबर सामने आती हुई कि आज एमपी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ऐसी भी बातें सामने आती हुई। तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि प्रस्ताव पर विचार करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये खबर सामने आते हुए कि आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रस्ताव भी शामिल बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की तैयारी में है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यूसीसी को लेकर प्रदेश में पहले से ही राजनीतिक हलचल काफी तेज है और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी इस मुद्दे पर बयान दिए जा चुके हैं। तो अब सबकी नजरें आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है कि सरकार यूसीसी प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला लेती है। बैठक के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि क्या कुछ इसको लेकर मंथन किया गया है और क्या कुछ आगे इसको लेकर अपडेट आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बयान डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ऐसा दिया गया कि अगर श्री राम की एक शादी तो रहीम की क्यों नहीं एक शादी। तो ऐसे में इस तरीके से जो बयान उन्होंने दिए हैं उसके बाद से उन्होंने ये भी कह दिया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही शादी करने वाला व्यक्ति अलाउड होगा, बाकी जो भी लोग दो शादी करेंगे उनको किसी भी तरीके से रहने का अधिकार नहीं होगा। तो जब इस तरीके से बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं तो अब यूसीसी पर देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में वार्ता होती हुई नजर आती है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं इस बैठक को लेकर। यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। तो पहले से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं किस तरीके से यूसीसी लागू है और अब मध्य प्रदेश की बात सामने आती हुई जहां पर यूसीसी को लेकर चर्चा उठती हुई और ऐसे में क्या आज इस बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी लगती हुई नजर आएगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद काफी है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि बयान जो हैं डॉक्टर मोहन यादव के वो इस ओर इशारा करते हैं कि राज्य सरकार यूसीसी बिल लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरस्वती इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सरस्वती, आज ये कैबिनेट बैठक कितने बजे होगी और इस बैठक में यूसीसी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि आज ये प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है, क्या लगता है कि क्या आज इसको मंजूरी मिल जाएगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की कैबिनेट 11:30 बजे शुरू होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। और जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कह चुके हैं कि ये जो बैठक है ये यूसीसी को समर्पित है और ये मध्य प्रदेश इस यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। समान नागरिक संहिता 1973 जाति और वर्ग के नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही सभी पारंपरिक सांस्कृतिक विविधताएं, धार्मिक रीति रिवाज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। इसके साथ ये भी इसमें है कि जब यूसीसी लागू होगा मध्य प्रदेश में तो विवाह
तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे मामले सभी को, इन सभी में एक समान कानून होगा। एक तरफा या जुबानी और अनौपचारिक तलाक पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा और जिस तरह से लव जिहाद के मामले हैं उनमें भी रोक लगेगी। और इस कानून के बाद सीधे तौर पर अभी जिस तरह से एक उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था कि राम एक विवाह करता है लेकिन रहीम 4 विवाह करता है, तो अब इस कानून को लागू होने के बाद समान सभी के लिए एक कानून होगा, यानी कि आप एक शादी कर पाओगे। यदि एक से ज्यादा करते हैं तो कानूनी आपको कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज कैबिनेट में बड़ा फैसला है और यूसीसी आज ये जो कैबिनेट है ये प्रस्ताव पारित कर देगी और 20 तारीख से विधानसभा जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें यूसीसी ये विधानसभा इस यूसीसी को पास कर देगी। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में भी कानून बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उस जो बैठक होगी इसमें देखना होगा कि आज जो प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं, या फिर उसमें कुछ अन्य चेंजेस जो हैं वो लाए जाते हैं। मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। न हदों में सच सिमटता है, न सवालों पर पहरे लगते हैं। हर मुद्दे की आवाज बनना, हर बेबस को जुबान देना। मैं तोड़ता हूं सवालों के ताले, मैं जोड़ता हूं जवाबों की जोड़, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आवाज होती है। मैं उठाता हूं राष्ट्र की आवाज। मैं हूं प्रवीण तिवारी। मुझसे मिलिए न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। to 7 पर बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित।
अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपके साथ नरेंद्र खबरों रामनगर के मामले में स्थान पर पूरी तरह से न हदों में सच सिमटता है, न सवालों पर पहरे लगते हैं। हर मुद्दे की आवाज बनना, हर बेबस को जुबान देना। मैं तोड़ता हूं सवालों के ताले, मैं जोड़ता हूं जवाबों की जोड़, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आवाज उठती है। मैं उठाता हूं राष्ट्र की आवाज। मैं हूं प्रवीण तिवारी, मुझसे मिलिए न्यूज इंडिया 24/7 पर। खबरों के बाजार में शोर बहुत है, पर सच कहीं दब सा गया है। मैं लेकर आ रहा हूं ईमानदार और सच्ची खबर। मैं न पक्ष चुनूंगा न विपक्ष, न इधर जाऊंगा न उधर। जैसी खबर वैसी पहुंचेगी आपके घर। देखिए 16 आने सच मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे न्यूज इंडिया पर। Going to 7 पर। जब मुद्दे बड़े हों तब बहस भी बड़ी होनी चाहिए। मैं करूंगी देश के हर मुद्दे की सीधी बात। सवाल होंगे तीखे, हर दावे की होगी पड़ताल। हर झूठ से टकराऊंगी, सच सामने लाऊंगी। देखिए महासंग्राम रोज शाम 6 बजे मेरे साथ सिर्फ न्यूज इंडिया पर। आपसे कि फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपके साथ नरेंद्र खबरों रामनगर के मामले में स्थान पर पूरी तरह से
न हदों में सच सिमटता है, न सवालों पर पहरे लगते हैं। हर मुद्दे की आवाज बनना, हर बेबस को जुबान देना। मैं तोड़ता हूं सवालों के ताले, मैं जोड़ता हूं जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात होगी मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट की जंग जब से दोबारा शुरू हुई है, ये भयावह होती जा रही है। हर दिन मौत और बारूदी तांडव की खबरें सामने आ रही है। अब ये जंग आसमान और हथियारों के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। हॉर्मुज को लेकर जिस तरह अमेरिका और ईरान अड़े हुए हैं, वो ये बताता है कि फिलहाल उस पर कब्जे को लेकर हथियारों के इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। अमेरिका ने लगातार 8वीं रात भी ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इन हमलों को मंजूरी दी थी और ये कार्रवाई जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि इस बार हमलों का मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, हथियारों के भंडार और लॉजिस्टिक्स सेंटर रहे। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलों और आपको बता दें कि डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले की बात कही गई है, लेकिन सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जंग में 2 और सैनिकों की मौत, जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है और इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले हो रखे हैं। चाहे अमेरिका की बात कर ले, जब से सीजफायर अमेरिका ने तोड़ा है उसके बाद से एक के बाद एक हमले जारी हैं। बात आप ईरान की कर लीजिए। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं और लगातार हर हमलों का जवाब देंगे। ईरान की तरफ से तमाम अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया गया है और एक के बाद एक जवाब दिए गए हैं। तो इस चर्चा के लिए मेरे साथ कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इसी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल कर्नल संजीत से ही है। कर्नल संजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि देखिए बात बार बार ये हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं सब ठीक हो जाए, ईरान तो कह रहा है कि चलो बातचीत कर लें, दावे भी कर रहे हैं, जिसके ईरान बार बार खारिज करता हुआ ये दावे कह रहा है कि नहीं अमेरिका झूठ बोल रहा। तो एक्चुअल में ट्रंप की क्या मंशा है और ट्रंप क्या चाहते हैं? सबसे पहले जय हिंद राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी नहीं पता है। शुरू में जब हमला किया गया था 28 फरवरी को, तब जो है रजीम चेंज उनका मेन मकसद था और दूसरा था कि किसी तरीके से ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर बढ़ रहा है उसको किसी तरह रोका जाए। तो ये सोच के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये उम्मीद की थी कि, और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनको जो यकीन दिलाया था कि 48 से लेके 72 घंटे तक जो है 72 घंटे के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर हम वो प्रेसिडेंट लेके आएंगे जो कि प्रो अमेरिकन हो, इजराइल हो। लेकिन वो उनका कामयाब नहीं हुआ और ईरान जो है एकजुट होकर ईरान ने जो है उसके बाद जो है जवाबी हमले किए और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 अप्रैल तक ये सब चलता रहा। उसके बाद जो सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद 17 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि अगले 60 दिन के अंदर हम जो है पीस डील करेंगे और इस बीच में जो है कोई हमला नहीं होगा। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो 2 मेन पॉइंट थे वो ये थे कि एक तो लड़ाई चारों फ्रंट पे बंद होगी, जिसमें लेबनान में भी होगी, और दूसरा जो है स्टेट हॉर्मुज को खोला जाएगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कि आर्टिकल 5 में कवर किया जाता है, उसमें दोनों का सोचने का नज़रिया और दोनों का परसेप्शन अलग अलग था। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुकी है, कोई भी जो है जहाज वहाँ से आराम से जा सकता है। लेकिन ईरान ने ये कहा कि नहीं,
जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो 27 फरवरी वाली स्टेटस पे कभी नहीं आएगी, उसका नियंत्रण जो ईरान के ऊपर रहेगा। तो अब जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता था जो कि बिना कोऑर्डिनेशन के ईरान से गुजरता था, उसके ऊपर ईरान हमला करता था। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मेन मकसद है, जो आपका सवाल था, वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह खोला जाए, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली तो इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि अमेरिका एक सबसे पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी जो 27 फरवरी को जो चीज खुली हुई थी उसको अमेरिका ने बंद करवा दिया, और इतनी बड़ी नेवी लेके, इतने जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भी वो उसको खोल नहीं पाए। तो उनका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है किसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोले और उसके ऊपर जो अपना कंट्रोल रखे, ना कि ईरान का कंट्रोल रखे। जी बिल्कुल कर्नल, जिस तरीके से आपने ये बात कही संजीत जी कि अमेरिका चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल, देखिए सब कुछ तो उनके हाथ में था, चाहते तो हो जाता ना, सीज़फायर क्यों तोड़ा उन्होंने, गलती तो कहीं ना कहीं उनकी है। हम आएंगे अब अरविंद जी, आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका कह रहा है कि मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, लेकिन रोड़ा तो वही बन रहे हैं। कुल मिलाकर सीज़फायर उन्होंने तोड़ दिया, हमले वो कर रखे हैं, अब जवाब में ईरान अगर हमले कर रहा है तो भी उनको दिक्कत हो रही है, तो फिर चाहते क्या है? जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं, अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स क्या चाहते हैं, किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनको खुद को भी नहीं पता। और एक और बात ये है राधा जी कि दुनिया अमेरिका के नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी ग्रीड को नहीं। और अभी जो है वो अमेरिकन ग्रीड है, और ये ग्रीड कौन सी है? नियो कॉलोनियल ग्रीड है। जो नियो कॉलोनियलिज्म में जो पूरे कॉलोनी को लूटने की जो ख्वाहिश होती है, वही है दरअसल वहाँ के उस पूरे रीजन के संसाधनों पे अमेरिका का कब्जा जमाने के लिए। और ये कब्जा कौन जमाना चाहते हैं? केवल चंद लोग। और इसके लिए खर्चा कौन कर रहा है? अमेरिकन टैक्स पेयर्स। और यही कारण है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे उलझे हैं कि अगर वहां से लौटते हैं तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स पूछेंगे कि आपने जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो डील की थी, उससे बेहतर डील आपकी है कैसे? तो आप इतना रुपया खर्च करके केवल चंद लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के बाद में अगर आप यह सब यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने हासिल क्या किया है? हासिल ये किया कि 70,000 लोगों को मार दिया है गाजा में, हासिल ये किया है कि 4-5 हजार ईरान में मारे जा चुके हैं। अगर यही आपका अचीवमेंट्स हैं तो हमें इन अचीवमेंट से दूर रहना है, क्योंकि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करेगा। और ये टेररिज्म जो है, जो अमेरिका इतने 7 समंदर पार बैठकर अभी ये सारे इस महाविनाश का मजा ले रहा है, ये आग वहां तक भी पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल अरविंद जी, ये बातें साफ है कि अमेरिका को इससे बहुत नुकसान है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को जानते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, ट्रंप को पता है कि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, सत्ता जा सकती है, अमेरिका के लोग उनसे दुखी हैं, वो चाहते हैं कि ट्रंप ऐसे फैसले ना ले, इसके बावजूद आखिर ट्रंप को क्या मिलेगा ये सब करके? जो जिन कॉलोनीज की इन्होंने बात की अरविंद जी ने कि वो उनको हथियाना चाहते हैं, हमने देखा वेनेजुएला के ऊपर भी कब्जा हुआ, अब वो चाहते हैं कि हम यहाँ भी कब्जा कर लें। आखिर इन कब्जों का क्या करेंगे जब वो सत्ता में ही नहीं रह जाएंगे? देखिए राधा जी, सबसे पहले हर आदमी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी कुछ खसूसियत होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे तो इस उम्मीद में आए थे कि मैं जो है दुनिया में पीस लेके आऊँगा और मैं पीस मेकर का काम करूँगा, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उन्होंने पीस के लिए कोई काम नहीं किया। आते ही तो उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर बोलना शुरू किया कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो है वेनेजुएला को कब्जा कर लिया। एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को आप रात को उठा के ले जा रहे हो और अमेरिका में जाके उनके ऊपर केस चला रहे हो। आई थिंक इससे जो है खराब कोई बात नहीं हो सकती किसी भी देश के लिए। नंबर दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि ईरान को भी इसी तरीके से कब्जा कर ले। वेनेजुएला का तेल उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो डिसाइड करते हैं कि वेनेजुएला कितना तेल बेचेगा, उसके पैसे अमेरिका में आते, अमेरिका डिसाइड करता है उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनकी भी यही सोच थी कि अगर ईरान, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनको यकीन दिलाया था कि 48 से 72 घंटे में जो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा था लड़ाई ख़त्म होने के बाद ईरान का भी जो है
हम जो ऑयल है वो भी ईरान का काबू कर लेंगे। बिल्कुल। उन्होंने अमेरिकन ने यही बहाना करके जॉर्ज बुश साहब ने कि इराक में जो है केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर हमला किया और वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये तो जैसे तेजावत साहब ने कहा, ये नियो कॉलोनिज्म है। इनका जो प्रवृत्ति यही है कि किसी तरह के जिन देशों के पास एनर्जी है या कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स है, ऑयल है, उनके ऊपर किसी तरह कब्जा किया जाए और